start with the chapter for class 9th, that is improvement in the food resources, and today we are going to start with the part number 2, that is regarding the animal husbandry, and this chapter is for the class 9th. In the part 1 we are already discussed various types of the crops and how crops are important to every living organism. तो पार्ट नंबर 1 में हमने सारी क्रॉप्स के बारे में जो था वो डिटेल में पढ़ लिया था और ये भी पढ़ा था कि हाउ क्रॉप्स आर बेनिफिशियल टू ईच एंड एवरी ऑर्गेनिज्म, क्योंकि विदाउट क्रॉप्स जो है कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो सर्वाइव नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हमें जो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली जो भी हमारी बॉडी को एनर्जी मिलती है दैट वी गेट फ्रॉम द क्रॉप्स. तो अभी हमारा जो पार्ट नंबर 2 है दैट इज रिलेटेड टू द एनिमल हस्बेंड्री. इसमें जैसे हमारे क्रॉप्स जो है दैट आर बेनिफिशियल टू अस, वैसे ही एनिमल हस्बेंड्री जो है वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली जो है वो हमें सेम एज लाइक दैट द क्रॉप्स की तरह जो है वो बेनिफिशियल है. तो इसके बारे में अब हम ये देखेंगे कि उस एनिमल हस्बेंड्री में हम जो कैटल्स की फीडिंग है, ब्रीडिंग है या केयरिंग है, हाउ कैन वी डन ऑल दीज फीडिंग, ब्रीडिंग एंड केयरिंग. सो लेट अस start with the topics that to be covered in this chapter are in the animal husbandry. First is the introduction, second is the cattle farming, number 3 poultry farming, next pisciculture, and the last topic of this chapter that is the apiculture. Now let us start with the chapter that is improvement in food resources, and the main topic of this chapter is animal husbandry. So अभी हमने कहा कि we know that crops की तरह जो animals हैं वो भी हमारे लिए क्या है, जरूरी है. We all know that just like as the crops, animals are very important to us and they have play different roles. जैसे crops जो है वो different roles play करते हैं, वैसे ही जो animals है they can play different roles in our life. So raising them and caring for them, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उनको रेज करना पड़ेगा. raising them and caring them. So raising them and caring them is very important. तो उसके लिए क्या है कि हमें जो एनिमल्स है या कैटल्स है उनकी रेजिंग और केयरिंग के ऊपर जो ध्यान देना बहुत जरूरी है. तो अब हम देखते हैं कि एनिमल हस्बेंड्री क्या है. एनिमल हस्बेंड्री दैट इज द ब्रांच ऑफ द एग्रीकल्चर. किस चीज की ब्रांच है ये, एग्रीकल्चर की, दैट डील्स विद द feeding, caring and breeding of the domestic animals. तो animal husbandry जो है it is the branch of the agriculture and that branch deals with the feeding, breeding and caring of our domestic animals. This is the animal husbandry. Livestock जो है it is just related to the our domestic animals. Livestock जो है ये किससे relate करता है, related to our domestic animals. तो डोमेस्टिक एनिमल्स आर ऑल्सो कॉल्ड एज लाइव स्टॉक्स. हम डोमेस्टिक एनिमल्स को क्या कहते हैं, लाइव स्टॉक्स कहते हैं, दैट आर यूज्ड फॉर द फार्म पर्पसेस. और लाइव स्टॉक में जो है हम उनको किस चीज के लिए यूज करते हैं, फॉर द फार्म पर्पसेस. सो डोमेस्टिक एनिमल्स दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज द लाइव स्टॉक्स. अब इसमें हमारे लाइव स्टॉक में डोमेस्टिक एनिमल्स में हमारे कौन कौन से एनिमल्स आ रहे हैं, इंक्लूड कैटल, बफेलो, याक, हॉर्स, गोट, sheep, etc. All these they have to become in the category of the livestock as well as the domestic animals. Next, what is the main purpose of the animal husbandry? अब हम ये जो चैप्टर पढ़ रहे हैं एनिमल हस्बेंड्री के बारे में पढ़ रहे हैं, तो ये चैप्टर जो है वो मेन पर्पस क्या है एनिमल हस्बेंड्री का. तो व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ द एनिमल हस्बेंड्री, दैट मींस द मेन पर्पस ऑफ द एनिमल हस्बेंड्री इंक्लूड्स, फर्स्ट इज द कैटल फार्मिंग, कैटल्स को कैसे फार्म करना है, पोल्ट्री, fish production and the beekeeping. So these 4 main concepts that are regarding with the animal husbandry, that is the cattle farming, poultry, fish production and beekeeping. So step by step we have to be discuss all these concepts in very detail. So let us start with the first step, that is the cattle farming. Cattle को कैसे farm किया जाता है, तो it is done to fulfill the specific needs of dairy. मतलब कैटल फार्मिंग के कंसेप्ट में क्या है कि कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से, चाहे वो इनडायरेक्टली है या डायरेक्टली है, वो किस चीज की नीड्स को पूरा करता है, डेयरी. डेयरी मीन्स जहां से हमें मिल्क की प्रोडक्शन होती है, मिल्क से जो फिर हम क्या आगे कर्ड बनाते हैं, कर्ड से क्या है, चीज है, दैट मीन्स वेरियस प्रोडक्शंस दैट वी हैव डन फ्रॉम द डेयरी.
ड्रॉट मीन्स जो एक तो हमें प्रोडक्शन हो रही है मिल्क की डेयरी से, ड्रॉट मीन्स जहां से वो किसी के लिए काम कर रहे हैं, और डुअल पर्पस या फिर दोनों तरीकों से वो काम कर रहे हैं, या वो साथ साथ में दूध भी दे रहे हैं, मिल्क की प्रोडक्शन भी हो रही है, और साथ साथ में वो दूसरों के लिए जो है वो वर्क भी कर रहे हैं। दैट इज द मेन पर्पस ऑफ द कैटल फार्मिंग। तो जैसे कि आप सभी जानते हैं कि हर एक चीज का जो होता है या हर एक ऑर्गेनिजम्स या का जो एक साइंटिफिक नेम है दैट शुड बी मस्ट। तो साइंटिफिक नेम जो होता है फिशेज का, काउ का द साइंटिफिक नेम फॉर काउ का जो साइंटिफिक नेम है तो दैट इज बॉस इंडिकस। और जो साइंटिफिक नेम लिखते हैं हम तो फर्स्ट लेटर ऑलवेज रिटन इन द कैपिटल फॉर्म एंड देयर शुड बी स्पेस, उसके बाद उसमें स्पेस रहता है, और नेक्स्ट जो हम लेटर लिखते हैं दैट शुड बी स्मॉल अल्फाबेट। तो काउ का जो एक साइंटिफिक नेम है दैट इज बॉस इंडिकस, and buffalo that is Buballus bubellus. This is the scientific name of the buffalo. Next, various types of the breeds of the cow are there. First is the milch breeds. Milch breed, those breeds of cows which give us milk. ऐसी breeds cow की जो हमें क्या देती है, milk देती है. Those breeds of the cow which give us milk, that is the milch breed, as they have a large digestive system. और milch breed में क्या कहा हमने कि ये ऐसी breeds हैं जो कि हमें क्या देती है, milk देती हैं, and they have a very large digestive system, और उनका जो digestive system होता है that is very large. अब breeds of cow में हमारी various types of the breeds हैं, they include first breed is the Gir, that is found in Gujarat and Rajasthan. गिर जो ब्रीड है ये कहां पाई जाती है, इट इज फाउंड इन गुजरात एज वेल एज राजस्थान. नेक्स्ट इज अ साहिवाल. नेक्स्ट ब्रीड इज अ साहिवाल एंड साहिवाल इज फाउंड इन पंजाब, हरियाणा एंड उत्तर प्रदेश. तो साहिवाल ब्रीड जो है वो कहां पाई जाती है, पंजाब, हरियाणा एंड उत्तर प्रदेश. नेक्स्ट इज द रेड सिंधी फाउंड इन आंध्र प्रदेश. रेड सिंधी जो है वो कहां पाई जाती है ब्रीड, इट इज फाउंड इन आंध्र प्रदेश. Next is the drought breeds. Drought breeds कौन सी होती है, those breeds of cows that are working animals. Drought breeds अभी मैंने ऊपर कहा था कि एक जो है वो मिल्क की प्रोडक्शन करते हैं, दूसरे जो है वो काम करते हैं, वर्क करते हैं. That means drought breeds are those breeds that ये जो है एक तरह से breeds है किस चीज की, cows की, पर जो कि मिल्क नहीं देती हैं. They give us a very little milk, but they are working animals. ये क्या है, working animals हैं, and they give us a very little milk. And they include, अब कौन सी इनकी breeds हैं, that is Nageri. The first breed of the drought breeds are Nageri. It is found in Punjab, Haryana and Uttar Pradesh. And the Nageri breed mainly found in Punjab, Haryana and Uttar Pradesh. After the Nageri breed, the next type of the important breed of the drought breed is the Heliker, found in Karnataka. The breed of Heliker is found in Karnataka. Malvi, it is found in Rajasthan and Madhya Pradesh. It is found in Rajasthan and Madhya Pradesh. After the drought breed, the next type of the breed is the dual purpose breeds. There are three types of the breeds that we have. First is the milk production, second is the drought breeds, and the third one is the dual purpose breeds, जो कि दोनों तरह का काम करते हैं, जो कि मिल्क प्रोडक्शन में भी हेल्प करते हैं और एक तरह से दूसरों के लिए वर्क भी करते हैं. That is the dual purpose breeds. Those breeds of cows, उस तरह की breeds cow की जो कि सर्व करती हैं, that serve both functions, जो कि दोनों तरह के functions को वो सर्व करती हैं, both the milk production as well as the working animal, जो कि दूसरों के लिए वर्क करते हैं. That means the cows, the breeds of the cows that serve both the functions, they include, वो क्या क्या include करती है. First is the Tharpakar, that is found in Gujarat and Andhra Pradesh. Next is the Kankaraj, found in Gujarat. These are the two types of the dual purpose breeds that serve as both types of the functions such as milk production and as well as the working animals. After this, the next are the breeds of the buffaloes. After the completion of the breeds of the cows, the next important type of the breeds are the breeds of the buffalo. The first main important breed of the buffalo is the Murrah breed. Murrah, that is found in Haryana and Punjab. Murrah breed जो है, it is mainly found in Haryana and Punjab, and it has short and curved horns. इनमें जो मुर्राह स्पीच जो ब्रीड है, इसके जो हॉर्न्स होते हैं वो कह सकते हैं कर्व्ड होते हैं और शॉर्ट होते हैं. दैट मीन्स
कर्व्ड एंड शॉर्ट हॉर्न्स। वेट जो होता है फीमेल का दैट इज 430 टू 500 केजी के बीच में होता है, जबकि मेल का जो वेट है दैट इज 530 टू 570 केजी के बीच में। नेक्स्ट इज द एवरेज मिल्क प्रोडक्शन जो है मुर्रा ब्रीड की दैट इज बिटवीन 1800 टू 2500 लीटर पर डे। नेक्स्ट जो मुर्रा के बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट स्पीशीज ब्रीड जो है बफेलो की दैट इज द मेशाना and it is found in Gujarat. Meshana is found in Gujarat and they are usually black or grey in color. ये इनका कलर जो होता है मेशाना का that is usually black or grey. इनकी जो मिल्क प्रोडक्शन है पर डे की that is 1200 to 2500 liters. And the next important breed of the buffalo is the Surti. सूरती दैट इज फाउंड इन गुजरात। ये कहां पाई जाती है? गुजरात में। और इनका कलर जो है वो कैसा है? ब्लैक एंड ब्राउन। इट इज ब्लैक एंड ब्राउन। इनके हॉर्न्स जो होते हैं द हॉर्न्स आर ऑफ सिकल शेप। इनके हॉर्न्स होते हैं वो सिकल शेप के होते हैं। एंड मिल्क गिवन बाय द सूरती ब्रीड इज 1600 टू 1800 लीटर। 1600 से लेकर 1800 लीटर तक जो है इसका दूध है पर डे के हिसाब से। अब ब्रीड्स की कंप्लीशन के बाद जो हमारा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट मेन कंसेप्ट है इस टॉपिक का दैट इज द मेथड्स ऑफ ब्रीडिंग। ब्रीडिंग दैट इज इंटरमेटिंग ऑफ द मेल एंड द फीमेल एंड आफ्टर द मेटिंग ऑफ द मेल एंड द फीमेल दैट दे हैव टू बी प्रोड्यूस द यंग वन दैट इज दिस इज नोन एज द ब्रीडिंग। तो मेन व्हाट आर द वेरियस टाइप्स ऑफ द मेथड्स दैट आर अडॉप्टिंग फॉर द ब्रीडिंग? That means there are mainly two types of the methods of breeding, natural breeding and the artificial breeding. These are the two types of methods of breeding. Natural method of breeding जो होता है ये cross breeding है. It is the cross breeding किसके बीच में? Between the, it is the cross breeding between the देसी breed and the bull of high yielding. इसमें जो मेचिंग होगी वो किसके बीच में होगी, या क्रॉस ब्रीडिंग जो होगी वो किसके बीच में होगी? देसी ब्रीड एंड द बुल ऑफ हाई यील्डिंग एक्सोटिक ब्रीड बाय नेचुरल मेटिंग। इसमें जो ब्रीडिंग होगी दैट इज बाय द प्रोसेस ऑफ नेचुरल मेटिंग बिटवीन द देसी ब्रीड एंड द बुल ऑफ द हाई यील्डिंग एक्सोटिक ब्रीड, एंड दैट प्रोसेस is known as natural method, and they have to be cross breeding between the two, that is during their heat period. वो heat period के दौरान जो होगी उनकी cross breeding होती, that is the suitable period for the cross breeding. So this is the natural method, and next is the artificial method. तो artificial method is more beneficial as compared to the natural method, क्योंकि artificial method में हम क्या है, जिस हिसाब के हम desirable characters जो हैं, जो हम चाहते हैं कि उसके यंग वन में जो वो आगे प्रोड्यूस हो, तो उसके हिसाब से हम जो सीमेन जो होगा जिस भी ब्रीड का, उसको हम हाई यील्डिंग ब्रीड का जो सीमेन होगा वो कलेक्ट करेंगे एंड दैट इज इंजेक्टेड इनटू द फीमेल ट्रैक। तो उसके हिसाब से दिस मेथड इज मोर बेनिफिशियल एज कंपेयर टू द नेचुरल मेथड। इन इट द सीमेन ऑब्टेन फ्रॉम द डिजायर्ड मेल। इसमें हम क्या करते हैं आर्टिफिशियल मेथड में, इसमें जो सीमेन होता है डिजायर्ड मेल का वो क्या किया जाता है, कलेक्ट किया जाता है, एंड कलेक्ट करने के बाद उसको हम क्या करते हैं, इज इंजेक्टेड इनटू द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट। हमने जो है वो सीमेन जो है डिजायर्ड मेल का जो है वो क्या किया, कलेक्ट कर लिया, और कलेक्ट करने के बाद उसको हमने इंजेक्ट कर दिया किस चीज में, फीमेल के रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में। और हम कब उसको इंजेक्ट करेंगे फीमेल के रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में, ड्यूरिंग इट्स हीट पीरियड। Heat period is the period when there is a mating between the male and the female. तो this is the artificial method. अब हम इसमें कौन सा मेथड या कौन सी टेक्निक यूज करते हैं आर्टिफिशियल ब्रीडिंग के लिए? तो आर्टिफिशियल मेथड में हम जो टेक्निक यूज करते हैं उसमें हम क्या करते हैं कि जो सीमेन होगा हेल्थी मेल डिजायर्ड का, उसको हम कलेक्ट करेंगे। कलेक्ट करने के बाद उसको हम क्या करेंगे, प्रिजर्व करेंगे। प्रिजर्व कैसे करेंगे? बाय फ्रीजिंग, बाय द प्रोसेस ऑफ फ्रीजिंग। तो जैसे ही हमने उस सीमेन को कलेक्ट कर लिया डिजायर्ड मेल के, उसके बाद हम उसको प्रिजर्व करेंगे बाय द प्रोसेस ऑफ फ्रीजिंग, देन इट इज इंजेक्टेड इनटू द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट। उसके बाद उसको इंजेक्ट किया जाएगा किसमें, फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में ड्यूरिंग इट्स हीट पीरियड। और कब उसको हम इंजेक्ट करेंगे, जब उनका हीट पीरियड होता है।
सो दिस इज द टेक्निक। तो हम इसको अगर रीड करते हैं तो इसमें क्या है, द सीमेन ऑफ हेल्दी मेल इज कलेक्टेड एंड preserved by the process of freezing, then it is injected into the genital tract of female during its heat period and it is the reliable method for the breeding। तो ये जो है as compared to the natural method, the artificial method is more reliable method of the breeding। Next is advantages of the artificial insemination। What are the various advantages of the artificial insemination? The breeds formed are more adaptable। जैसे कि अभी हमने बताया था कि जो as compared to natural methods की बजाय जो artificial methods हैं they are more perforable because क्योंकि जिसमें हम जैसे desired characters चाहते हैं वो वैसे characters डाल सकते हैं। तो इसमें ये चीज हुई है कि जो breeds formed are more adaptable, क्योंकि जो breeds artificial method के द्वारा जो बनेगी that is more adaptable, they give us more milk, वो ज्यादा से ज्यादा दूध देंगे। The desired characters are introduced, जो भी desired characters हम चाहते हैं वो desired characters जो होंगे वो उस young one में क्या हो जाएंगे, प्रोड्यूस हो जाएंगे। मोस्ट रिलायबल एंड हाइजीनिक मेथड, ये मेथड जो है वो काफी रिलायबल है और काफी हाइजीनिक है। दैट मीन्स यहाँ पर जो चांसेस हैं गंद वगैरह के वो बड़े रेयर हैं और ये हाइजीन पॉइंट ऑफ व्यू से जो वो काफी इंपॉर्टेंट मेथड है। इट गिव अस अ हाई रेट ऑफ सक्सेसफुल फर्टिलाइजेशन, और इसमें जो सक्सेसफुल फर्टिलाइजेशन जो है उसका रेट जो है वो हाई है, क्योंकि इसमें मोस्ट प्रोबेबली चांसेस जो होते हैं वो यही होते हैं कि फर्टिलाइजेशन जो है वो हो जाएगा और दे गिव अस टू प्रोड्यूस द यंग वंस। जबकि नेचुरल मेथड में क्या है कि जो चांसेस है फर्टिलाइजेशन के वो हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं, जबकि आर्टिफिशियल मेथड में क्या है कि दे गिव अस the high rate of the successful fertilization। So these are the some advantages of the artificial insemination। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन अराइज हो जाता है कि out of artificial insemination and natural insemination which method is more adaptable for the cross breeding। So जैसे कि अभी हमने डिस्कस कर लिया है, no doubt artificial insemination method is more adaptable as compared to the natural method, because in artificial insemination method the semen of the highly desirable characters of the male are collected and then preserved by the process of freezing, and after that semen are injected into the female genital tract during the process of their heat period, and it is more reliable method of breeding। So this is the artificial insemination method and natural insemination method। Next is the cattle feed। अब ये breeding के बाद अब हमें ये भी देखना है कि जो cattle की feed है वो किस तरह की होनी चाहिए। What are the various methods for adopting the cattle's feed? तो it consists of roughage and concentrates। तो रफेज नो डाउट इट रेफर्स टू द फाइबर। तो जो हम खाना लेते हैं दैट मीन्स नो डाउट अवर डाइट आल्सो इंक्लूड्स वेरियस टाइप्स ऑफ द फाइबर्स। तो वैसे ही जो केटल्स का फीड है उसमें भी क्या है, रफेज है, कंसंट्रेट्स है। रफेज क्या है, इट हैज फाइबर्स। अब फाइबर किस किस में है उनका, सच एज ग्रीन फॉडर है, सिलेज, हे एंड लेग्यूम्स। ऑल दीज टाइप ऑफ द फीड दे कंटेन द रफेज। नेक्स्ट फीड के बाद जो है वेरियस टाइप्स ऑफ डिजीजेस जो है वो काउज और बफेलोज में हो सकते हैं। नो डाउट जैसे कि हमारे में भी वेरियस टाइप्स ऑफ डिजीजेस जो होते हैं वो ह्यूमन बींग्स में अक्कर करते हैं। सेम इन केस एज द एनिमल्स सच एज काउज एंड बफेलोज, दे आल्सो सफर फ्रॉम अ नंबर ऑफ डिजीजेस। सर फर्स्ट डिजीज इज द काउपॉक्स। फर्स्ट डिजीज इज द काउपॉक्स, दैट इज फीवर एंड स्मॉल नोड्यूल्स। उसमें जो हल्का सा जो होता है वो फीवर रहता है एंड बॉडी के ऊपर जो होते हैं वो छोटे छोटे नोड्यूल्स जो होते हैं वो बन जाते हैं। रिंडर पेस्ट कंस्ट्रक्शन है, डायरिया है, लॉस ऑफ एपेटाइट है। सो दीज आर द सम डिजीजेस ऑफ द काउज एंड द बफेलो सच एज काउपॉक्स एंड द रिंडर पेस्ट। Next is poultry farming. After the cattle farming, the next important concept of the animal husbandry is the poultry farming। अब poultry farming क्या है, जिसमें कि हम
मुर्गियों को जो है वो पाला जाता है, दैट इज नोन एज द पोल्ट्री फार्मिंग। इट मींस टेकिंग केयर ऑफ द पोल्ट्री वर्ड्स। इसमें हम क्या करते हैं, जो वर्ड्स जो होते हैं जिनको हम पोल्ट्री करते हैं, पोल्ट्री वर्ड्स को जो होता है रखा जाता है फॉर इंक्रीज इन प्रोडक्शन ऑफ एग्स। और उन पोल्ट्री वर्ड्स का जो मेन पर्पज है उनको रखने का, दैट इज फॉर इंक्रीज इन द प्रोडक्शन ऑफ एग्स, एग्स की प्रोडक्शन के लिए, एंड फॉर द मीट प्रोडक्शन, eggs production as well as for the meat production. For this proper management is required. अगर हमें proper amount में eggs की production चाहिए या meat की production चाहिए, for that purpose proper management is required. उसके लिए क्या करना पड़ेगा, proper management करनी पड़ेगी poultry words की, and that proper management is includes hatching, rearing, prevention from diseases. उनको हमें diseases से भी prevent करना पड़ेगा, प्रॉपर सैनिटेशन होनी चाहिए, प्रॉपर मार्केटिंग मैनेजमेंट होनी चाहिए। अगर हमें ज्यादा से ज्यादा जो है वो एग्स की प्रोडक्शन हो रही है या ज्यादा से ज्यादा मीट की प्रोडक्शन हो रही है, फॉर उस प्रोडक्शन के लिए हमें क्या है कि प्रॉपर मार्केटिंग मैनेजमेंट भी होनी चाहिए। तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ द पोल्ट्री स्टेजेस। मेनली हमारे पास टू टाइप्स के पोल्ट्री स्टेजेस हैं। कौन कौन से? फर्स्ट इज द लेयर्स एंड द ब्रॉयलर्स। These are the two types of the poultry stages, layers and the broilers. First we will start with the layers. तो layers क्या होते हैं? It is an egg laying. ये क्या होते हैं? layers में क्या होता है? इसमें egg laying poultry होती है। इसमें ज्यादा से ज्यादा जो poultry words हमको जो रखा जाता है for the production of the eggs के लिए, तो egg poultry होती है layering में, and they require enough space. और जब वो eggs को जो lay करते हैं at that time उनको क्या होता है, ज्यादा से ज्यादा space की जरूरत होती है और ज्यादा से ज्यादा light की जरूरत होती है, and they are fed with calculated feed. और उस टाइम उनकी जो feed है, उनकी जो feeding है उसका भी ध्यान रखा जाता है। That means they need the calculated feed. उस टाइम उनको calculated feed जो है वो दिया जाता है। नेक्स्ट आर द ब्रॉयलर्स। ब्रॉयलर्स क्या होते हैं? पोल्ट्री रेयर्ड फॉर ऑब्टेनिंग मीट। ऐसी पोल्ट्री जिसके लिए, किसके लिए उसको जो है वो बचाया जाता है, फॉर ऑब्टेनिंग मीट, ताकि उनसे जो है वो किस चीज को ऑब्टेन किया जा सके, मीट ऑब्टेन किया जा सके। सो देयर फूड रिक्वायरमेंट इज रिच इन प्रोटीन्स। और उनकी जो फूड रिक्वायरमेंट होती है वो किस चीज में रिच होती है? प्रोटीन्स एंड vitamin A and D. So their food requirement is rich in proteins as well as vitamin A and D. They grow very fast. और ये जो होते हैं ब्रॉयलर्स जो होते हैं ये काफी फास्ट ग्रो करते हैं। नेक्स्ट इज द पोल्ट्री ब्रीड। पोल्ट्री ब्रीड क्या होती है? देसी ब्रीड्स है इसमें। देसी ब्रीड्स में हमारी है एसील, चिटांगो एंड गैगर्स। नेक्स्ट आर बसरा एंड नेक्स्ट टाइप ऑफ द ब्रीड इज द एक्सोटिक ब्रीड्स है पोल्ट्री की। इसमें व्हाइट लेगहॉर्न है, रोड आइलैंड रेड है। नेक्स्ट इज क्रॉस ब्रीड्स। क्रॉस ब्रीड्स हमारी जो है मतलब देसी ब्रीड्स को और एक्सोटिक ब्रीड्स को मिलाकर जो क्रॉस ब्रीड बनती है उससे हमें कौन कौन से मिलते हैं? HH260, IBI80 एंड B77। नेक्स्ट आर द पोल्ट्री डिजीज। क्योंकि अगर पोल्ट्री है उसको केयर किया जा रहा है, रेयर किया जा रहा है, उसकी फार्मिंग की जा रही है, that means there are number of diseases that are related with the poultry. अब कौन कौन से diseases हैं? That is first is the dermatitis. उसमें क्या होगा? Irritation है, blisters on the skin surface, foul cholera है, that is loose motion and dehydration. These are some of the poultry diseases that are related to the poultry farming. The next topic is the pisciculture or the fish production. It is the proper rearing and caring of fishes. Fish production में क्या किया जाता है? Proper caring and rearing of the fishes. जहां पर हम proper care करते हैं और proper उनकी rearing की जाती है fishes की, that is known as a fish production. And fisheries are set up that deal with the capturing, और fishes को जो है उस तरह से उनका एक सेटअप बनाया जाता है जो कि किसके साथ डील करती हैं? कैप्चरिंग के साथ डील करते हैं, प्रिजर्वेशन एंड एक्सप्लॉयटेशन, एंड आफ्टर दैट यूटिलाइजेशन ऑफ फिशेज। जब हम फिशेज को कैप्चर करते हैं उसके बाद उनको हम प्रिजर्व करते हैं, एक्सप्लॉइट करते हैं, आफ्टर दैट जिस पर्पज के लिए हमने उन फिशेज को जो है वो कैप्चर किया है, दैट इज यूटिलाइजेशन फॉर द फिशेज। नेक्स्ट, डिपेंडिंग अपॉन द मोड ऑफ ऑब्टेनिंग फिशेज, वी हैव टू टाइप्स ऑफ फिशरीज। अगर हम डिपेंड करें मोड ऑफ ऑब्टेनिंग ऑफ फिशेज तो हमारे पास दो तरह की फिशरीज होती हैं, एंड दीज टू टाइप्स ऑफ द फिशरीज आर कैप्चर फिशरीज एंड कल्चर फिशरीज।
कैप्चर फिशरीज क्या होती है? द फिश इज कॉट फ्रॉम नेचुरल वाटर्स, ऐसी फिशरी जिनको कि हम कॉट करते हैं कहां से? नेचुरल वाटर से। मॉडर्न टेक्नोलॉजी जो है हम उसके ऊपर अडॉप्ट करते हैं, मॉडर्न टेक्नोलॉजी इज यूज्ड इन द होल प्रोसेस, ताकि हम उन फिशेस को जो है वो ज्यादा से ज्यादा जो है वो कैप्चर कर सके और कलेक्ट कर सके बाय द मॉडर्न टेक्नोलॉजी। नेक्स्ट इज द कल्चर फिशरीज, इट इज द कल्टिवेटिंग। कल्चर फिशरीज में क्या किया जाता है? कल्टिवेटिंग है, रियरिंग है एंड हार्वेस्टिंग ऑफ द फिशेज, एंड इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज द पाइसिकल्चर, जिसमें कि हम कल्टिवेटिंग करते हैं, रियरिंग करते हैं या फिर हार्वेस्टिंग करते हैं फिश की। दैट प्रोसेस इज नोन एज द पाइसिकल्चर। से केयरिंग, रियरिंग एंड ब्रीडिंग जो है पाइसिकल्चर में से, वैसे हमारा एक और कंसेप्ट है दैट इज द बी कीपिंग, जिसको कि हम एपीकल्चर भी बोलते हैं। तो एपीकल्चर में क्या है? रियरिंग है, केयर एंड मैनेजमेंट। रियरिंग, केयर एंड मैनेजमेंट ऑफ द बीज, जिसमें कि हम क्या करते हैं? रियरिंग करते हैं, केयर करते हैं एंड मैनेजमेंट ऑफ द बीज फॉर ऑब्टेनिंग, जहां से हमें क्या मिलता है? हनी, वैक्स एंड अदर सब्सटेंसेस। फॉर ऑब्टेनिंग हनी, वैक्स एंड द अदर सब्सटेंसेस, दिस इज नोन एज द एपीकल्चर। नेक्स्ट, वैरायटीज ऑफ बीज। कितनी तरह की वैरायटीज है हमारे पास बीज की? दो तरह की वैरायटीज है, दैट इज द इंडियन वैरायटीज एंड एक्सोटिक वैरायटीज। इंडियन वैरायटीज में हमारे पास आती है एपिस डॉर्सेटा एंड एपिस फ्लोरा, एंड एक्सोटिक वैरायटीज में एपिस मेलिफेरा एज वेल एज एपिस एडम्सोनी। नेक्स्ट, द मोस्ट कॉमनली डोमेस्टिकेटेड बीज जो है, सबसे इंपॉर्टेंट हमारी डोमेस्टिकेटेड बीज जो है वो कौन सी है? एपिस मेलिफेरा। अब ये क्यों मोस्ट डोमेस्टिकेटेड बी है? बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स, क्योंकि इसके कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है जिसकी वजह से हम एपिस मेलिफेरा को जो है मोस्ट डोमेस्टिकेटेड बी बोलते हैं। एक उसका नेचर जो है दैट इज जेंटल, इट्स जेंटल नेचर, गुड प्रोडक्शन ऑफ हनी, ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन होती है हनी किससे? एबिलिटी टू प्रोटेक्ट फ्रॉम डिजीजेस, अपने आप को डिजीजेस से ये प्रोटेक्ट कर लेती है। ऑन द बिहाफ ऑफ दीज कैरेक्टरिस्टिक्स एपिस मेलिफेरा इज कैटेगराइज्ड एज द डोमेस्टिकेटेड बी। नेक्स्ट, कास्ट ऑफ बीज। कितनी तरह के कास्ट है हमारे पास बीज के? 3 टाइप्स की कास्ट है, क्वीन, ड्रोन एंड वर्कर्स। क्वीन क्या होती है? शी इज द मदर ऑफ द कॉलोनी। कॉलोनी की जो एक मदर है वो कौन कहलाती है? क्वीन। शी इज द मदर ऑफ द कॉलोनी। वो किस चीज की मदर है? कॉलोनी की मदर है। एज एग लेइंग कैपेसिटी इज मैक्सिमम, और जो क्वीन होती है इसकी जो एग लेइंग कैपेसिटी है दैट इज मैक्सिमम, दैट इज 2000 एग पर डे, मतलब 2000 एग्स पर डे के हिसाब से जो वो ले करती है। इट्स लेज बोथ फर्टिलाइज्ड एंड अनफर्टिलाइज्ड एग्स, वो दोनों तरह के एग्स को जो है वो ले करती है, चाहे वो फर्टिलाइज्ड है या फिर अनफर्टिलाइज्ड है, एंड दे आर लार्जर इन साइज। आफ्टर द वर्कर्स, द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट caste of the bee is the drone. It is haploid fertile male है ये। They are larger in size, इसका साइज जो काफी बड़ा है, and they are quite noisy, क्योंकि जब वो उसकी आवाज होती है वो काफी noisy जो साउंड है वो प्रोड्यूस करता है, that is the drone. And the last caste of the bee is the worker. तो वर्कर जो होते हैं वो क्या होते हैं? They are sterile, फीमेल होते हैं, डिप्लॉयड है, एंड दे टेक अप द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ होल ऑफ द कॉलोनी। वो सारी की सारी कॉलोनी की जो होती है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी टेक ओवर करते हैं। कॉलोनी टेक अप द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ होल ऑफ द कॉलोनी। एंड इनका जो ड्यूरेशन है दैट इज ओनली फॉर 3 to 12 months, एंड द ड्यूरेशन ऑफ द वर्कर्स इज ओनली फॉर 3 to 12 months. So this is all about this chapter, that is the improvement in the food resources, and this chapter is divided into 2 parts, that is part 1 and part 2. And in part number 1 we will discuss about the crops, and in part number 2 we will discuss about the animal husbandry. That means both crops as well as animal husbandry, they are correlated with each other, क्योंकि किसी भी organisms को live करने के लिए, जीने के लिए, जैसे crops जो है वो that is the necessity, वैसे ही हमारे जो animals हैं these are also play an important major role in our life, तो वो भी हमारे एक life में जो है वो important role play करते हैं. So this is all about this chapter.